नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने पुतिन से बात की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यहां पर बातचीत की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जाए और इसी मसले को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लगातार हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में नजरें अपनी बनाए हुए हैं और पहली प्राथमिकता उनकी है, उनकी सरकार की है कि जो भी छात्र, जो भी नागरिक यूक्रेन में भारत के फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्वदेश लाया जाए। सरकार का ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो लगातार स्वदेश भारत लौट रहे हैं और इसी मसले को लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। प्राथमिकता यही है कि सभी भारतीयों को सुरक्षित यूक्रेन से निकाला जाए और भारत लाया जाए। तो लगातार पीएम मोदी नजरें बनाए हुए हैं हालातों पर। व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने एक बार फिर बात की है, इससे पहले भी बात की थी और वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात कर चुके हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक बार फिर पीएम मोदी ने बातचीत की है। प्राथमिकता यही है, भारत सरकार की प्राथमिकता यही है कि भारतीयों की वतन वापसी सुरक्षित हो सके और इसी मसले को लेकर पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं यूक्रेन में। जो रूसी सेना है उनका अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। मिसाइलों से अटैक यहां पर हो रहे हैं। इमारतों को, जो इमारत हैं वहां पर जो बिल्डिंग्स हैं, काफी नुकसान यहां पर पहुंचा है, चाहे वो कीव की बात हो या खार्किव की बात हो। और हमने ये भी देखा था कि इससे पहले कीव को लेकर एडवाइजरी जारी हुई थी भारतीय दूतावास की तरफ से कि कीव को छोड़ दिया जाए और आज खार्किव को छोड़ने की एडवाइजरी जारी हुई और पीएम मोदी लगातार इस मसले को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। आए दिन हाई लेवल मीटिंग एक होती है, आज भी हाई लेवल मीटिंग हुई और प्राथमिकता यही है भारत सरकार की कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से जो भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित अपने देश लाया जाए जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं युद्ध के हालातों के बीच। भारतीय वायुसेना भी इसमें उतर चुकी है। जो भारतीय वायुसेना के C-17 विमान हैं अब उनकी सहायता ली जा रही है और उनकी मदद से बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो वापस लौट रहे हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे नागरिक हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि उन्हें भी सुरक्षित भारत लाया जाए। हाई लेवल मीटिंग पीएम मोदी ने की है अपने मंत्रियों के साथ। लगातार वो संपर्क में हैं और भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। लगातार वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी कर रहे हैं। फिर से उन्होंने पुतिन से बात की है और प्राथमिकता यही है कि सुरक्षित भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जाए, स्वदेश और अपने स्वदेश लाया जाए। और पीएम मोदी ने इसमें अपने मंत्रियों को भी लगा दिया है। जैसा कि हमने देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया पहुंचे और वहां पर मौजूद छात्रों से बातचीत की है, भरोसा उनको दिया है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सरकार सभी के साथ है और सरकार की पहली प्राथमिकता है कि आप लोगों को हम सुरक्षित भारत पहुंचाएंगे, अपने घर पहुंचाएंगे। यही प्राथमिकता है सरकार की। सरकार काफी गंभीरता से इस पर विचार भी कर रही है। सरकार ने वायुसेना को भी इसमें लगा दिया है। वायुसेना की C-17 विमान
उड़ान भर चुके हैं, कई जो प्लेन हैं वो भारतीयों को लेकर आ चुके हैं और अभी भी कई भारतीय हैं जो इसकी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो परिजन है काफी चिंतित हैं, जो छात्र हैं उनके परिजन यूक्रेन में फंसे हुए हैं युद्ध के हालातों के बीच। लेकिन सरकार का यही कहना है कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय सरकार इस मसले पर काफी गंभीर है, काफी गंभीरता से सोच भी रही है। और यही वजह है कि पीएम मोदी आए दिन हाई लेवल मीटिंग करते हैं युद्ध के हालातों को लेकर। लेकिन भारत की प्राथमिकता यही है कि सभी भारतीयों को, हर एक भारतीय को सुरक्षित अपने देश लेकर आना है। बड़ी संख्या में छात्र भारत पहुंच रहे हैं, कई अपने घर भी पहुंच चुके हैं, लेकिन कई ऐसे छात्र अभी भी हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को भी इस काम में लगा दिया है। मंत्री सिंधिया यूक्रेन पहुंचे, छात्रों से बातचीत की, हालात जाने और भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर उन छात्रों को भी हौसला मिला होगा जब मंत्री सिंधिया ने उनसे बातचीत की होगी और मंत्री सिंधिया को अपने बीच पाया होगा। लगातार एडवाइजरी भी यहां पर जारी हुई है। विशेष इमरजेंसी बैठक के बाद प्रस्ताव पारित हुआ है। 141 देशों ने समर्थन किया है। 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। विशेष इमरजेंसी बैठक के बाद प्रस्ताव पारित किया गया। 141 देशों ने इसका समर्थन किया है, जबकि 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। तो एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ और एक इमरजेंसी बैठक के बाद यह प्रस्ताव पारित हुआ। 141 देशों ने इसका समर्थन किया है। पक्ष में 141 वोट पड़े हैं, वहीं 35 देश ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पांच देश ऐसे हैं जिन्होंने विरोध में वोट डाला है और जबकि 141 देश ऐसे हैं जिन्होंने पक्ष में वोट डाला है। इमरजेंसी बैठक के बाद प्रस्ताव पारित हुआ है। 141 देशों ने समर्थन किया, 5 देशों ने विरोध में वोट डाले, 35 देशों ने वोटिंग में ही हिस्सा नहीं लिया है। तो सभी देश अपनी अपनी समझदारी से फैसला ले रहे हैं और पीएम मोदी भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। यूक्रेन से 39 छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी हुई। छत्तीसगढ़ के 39 छात्र छात्राओं की वापसी हुई है। सीएम के निर्देश पर उपलब्ध कराए गए हैं उनको वाहन, ठहरने और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। घर जाने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं एयर टिकट। छात्रों को उनके परिजनों को सकुशल सौंपा गया। तो राज्य सरकारें भी अपनी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें यहां पर करती हुई यूक्रेन से 39 छात्र छात्राएं सकुशल अपने घर पहुंचे। रायपुर से ही खबर है। चलती कार में अचानक से आग लग गई। राजधानी में धू धू कर कार जल गई। बाल बाल बचे 2 कार सवार। दमकल की टीम आई और आग पर काबू पाया। कार में एसबीआई बैरन बाजार ब्रांच के डिप्टी मैनेजर सवार थे। एसआरपी चौक के पास की घटना। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें निकलती हुई नजर आई कार से। हालांकि आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी होगी। दमकल की टीम पहुंचती है जैसे ही उसको सूचना मिलती है और आग पर काबू पाया जाता है।
अब बात करते हैं सीएम भूपेश बघेल के नए अंदाज की। जी हां, सीएम भूपेश बघेल राइडर के अंदाज में दिखे। दरअसल राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब आउटडोर स्टेडियम में बाइक रेसिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। 5 मार्च और 6 मार्च को प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के राइडर शामिल होंगे। इसी के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल प्रतियोगिता को प्रमोट करने के लिए राइडर बन गए। राइडर के अंदाज में नजर आए। सीएम भूपेश बघेल ने नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप में देश भर से बाइकर्स को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। तो बाइकर के अंदाज में सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने बाइक दौड़ाई। वहीं सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पूर्वांचल में जुट गए। आज उन्होंने गाजीपुर और जौनपुर जिले में विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित किया। जहुराबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान प्रकाश सिंह और जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नदीम जावेद के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में उन्होंने कहा कि यहां की धरती से परिवर्तन के संदेश गूंज रहे हैं और परिवर्तन होकर रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि महंगाई पर निजात पाना है तो बीजेपी को हराना होगा। 2022 आते आते क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री छोड़ दिए, 14 विधायक छोड़ दिए, क्योंकि अब लहर समाप्त हो गया है। और मेरे ही एक हम नाम है भूपेश चौबे, जो सोनभद्र में कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं, इसलिए जनता से माफी मांग रहे हैं कि 5 साल तक मैंने कोई विकास नहीं किया। तो वोल्टेज नहीं, और वोल्टेज कितना आता मुझे बताने की जरूरत है। आज आप अपने खेत की रखवाली रात भर जाके कर रहे हैं। यदि भाजपा वालों को नहीं रोके, इन बजरंगियों को नहीं रोके, तो कल आप अपने मोहल्ले को, अपने गांव की रखवाली के लिए आपको रात भर जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आए हैं, इसी जिले में भी आएंगे। उन्होंने 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही थी। आदरणीय साथियों, धान का कीमत आधा में बेच रहे हैं, गेहूं आप पौने में बेच रहे हैं, आय कैसे दुगुनी होगी? कौन सा गणित है भाई? हमको भी समझाओ कि कीमत आधा हो और आय दुगुनी। यदि महंगाई को रोकना है तब भारतीय जनता पार्टी का हराना होगा। यदि गेहूं और धान की कीमत आप पाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। नौजवानों को नौकरी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। गैस सिलेंडर यदि सस्ता चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो छुट्टा जानवर है, सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, वो बड़ा मुद्दा है। नौजवान खाली बैठे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और महंगाई चरम पे है, जिसे आम जनता त्रस्त है। और इसलिए यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन होकर रहेगा। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 6वां चरण के मतदान कल होगा, और जनता ने मन बना लिया योगी जी को मठ में बिठाना है। आगे बढ़ते हैं। झीरम घाटी हत्याकांड के मुदलियार मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की एजेंसी किसी भी जांच के लिए स्वतंत्र है। वहीं कोर्ट ने झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए की याचिका को खारिज भी कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने 9 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है 25 मई 2013 को झीरम घाटी हत्याकांड में कांग्रेस नेता उदय मुदलियार समेत दर्जनों नेताओं ने अपनी जान गंवाई थी। मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में 2020 में एक नई एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें 302 हत्या और 120 बी राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र का अपराध दर्ज कर मांग की थी कि राज्य शासन के अधीन जांच एजेंसी इसकी जांच करे। दरभा थाने में दर्ज नई एफआईआर को चुनौती देते हुए एनआईए ने विशेष अदालत में याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई। इसके बाद एनआईए ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। झीरम घाटी के उसमें केस में बहुत बड़ा फैसला दिया है, जिसमें एनआईए के द्वारा फाइल किया गया क्रिमिनल अपील को
उच्च न्यायालय ने डिवीजन बेंच ने डिसमिस कर दिया है। यह वही केस है जिसमें जितेंद्र मुदलियार ने एक FIR दर्ज कराई थी 2020 मई में, और कहा था कि इसको राजनीतिक और अन्य तरह के एंगल से, षड्यंत्र के एंगल से आज तक जांच नहीं हो पाई, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेतागण और उसके पिताजी की भी उसमें हत्या हुई थी, और इस कारण उसका जांच। आगे बढ़ते हैं। वहीं झीरम मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर जितेंद्र मुदलियार के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि अब राज्य सरकार और SIT के पास इस मामले की जांच के पूरे अधिकार हैं। राज्य पुलिस को जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए और हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करें। षड्यंत्र की जांच नहीं हुई है, इसके लिए नई FIR 2020 में दर्ज की गई थी दरभा थाने में, उस पर स्टे हो गया था। तो अब राज्य सरकार और राज्य पुलिस की SIT के पास इस मामले की जांच के पूरे अधिकार हैं, इन्हें जांच जल्दी बढ़ानी चाहिए। और साथ ही साथ मैं जितेंद्र मुदलियार की तरफ से ये मांग करूंगा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करे और हम भी अपनी तरफ से कैविएट। झीरम मामले पर CM भूपेश बघेल ने कहा है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाएगी राज्य सरकार। राज्य सरकार अब इस पूरे मामले में जांच कर सकेगी। हाईकोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत भी किया। स्वागत करते हैं। हम लोग तो चाहते थे कि यदि NIA ने जांच समाप्त कर ली है तो फिर वो हमको राज्य सरकार को दे, और इसलिए हमने पत्राचार भी किया था और NIA से बार बार और होम मिनिस्ट्री से बार बार हमने अनुरोध किया था। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका मैं स्वागत करता हूं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कैविएट लगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि अब न्याय की उम्मीद जागी है और षड्यंत्र का खुलासा हो पाएगा। साथ ही जितेंद्र मुदलियार ने उम्मीद जताई है कि पीड़ितों को अब न्याय मिल पाएगा। जिस दिन सरकार बनी, माननीय भूपेश बघेल जी ने SIT इसमें गठित की। न्यायिक जांच के लिए आयोग का प्रक्रिया भी चल ही रहा है। हम लोग बार बार कहते आए हैं इसमें कि षड्यंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने निवेदन किया था। उसके पश्चात इसमें अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जांच सही होगी और जो षड्यंत्र की बात हम लोग कहते आ रहे हैं उसमें खुलासा होगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 25 मई 2020 में हम लोगों ने इसमें FIR किया था और आज इसमें निर्णय आया। तो बार बार NIA की आपत्ति के कारण कहीं ना कहीं ये जांच रुक रही थी। अब झीरम घाटी मामले पर हाईकोर्ट के फैसले पर पीड़ित शिव कुमार ठाकुर ने बयान दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर शिव कुमार ठाकुर ने कहा कि अब न्याय की उम्मीद जागी है। झीरम हत्याकांड को शिव कुमार ठाकुर ने विशुद्ध रूप से सुपारी किलिंग करार दिया है। शिव कुमार ठाकुर ने NIA पर ठीक से जांच न करने के आरोप भी लगाए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। नवा रायपुर के प्रभावित किसान कल मंत्रालय जाएंगे। आंदोलनकारी किसान कल मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपेंगे। पुनर्वास और विस्थापन नीति के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर किसान 3 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। NIDA परिसर में किसान लगातार डटे हुए हैं। सरकार को पत्र प्रेषित किए हैं, पुलिस प्रशासन को और मंत्रालय में मुख्य सचिव है उनको, कि हम हमारे किसान संपूर्ण बसाहट का पट्टा की मांग को लेकर के किसान जाएंगे, संपूर्ण बसाहट का। दूसरा, हर वयस्क जाएंगे जो आज की तारीख में जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गए। सारे किसान अपने अपने प्रतिवेदन देने जाएंगे मुख्य सचिव साहब जी को। ये कार्यक्रम होगा, ये हमने शासन को पत्र प्रेषित किया है। छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 12वीं बोर्ड के एग्जाम से हुई। आज एग्जाम देकर परीक्षा हॉल से बाहर निकले छात्र काफी खुश नजर आए और पेपर को काफी अच्छा बताया। कल से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। इस एग्जाम में 6,73,000 छात्र शामिल होंगे। इस बार होम सेंटर पर ही सभी परीक्षाएं हो रही हैं, यानी छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में उनके एग्जाम हो रहे हैं।
प्रदेश के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार देने की कवायद रायपुर में शुरू हो चुकी है। 4 राज्यों के 800 युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए ऑर्सलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया ने कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया। रायपुर में इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के 800 युवाओं को ट्रेनिंग देना है। 200 युवाओं की ट्रेनिंग रायपुर में होगी। इस कार्यक्रम में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कौशल विकास और आईसेक्ट सहयोगी होंगे। शासन भी इसमें भागीदारी निभा रहा है। युवाओं को ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। आज एक स्किल सेंटर CSR के अंतर्गत चालू की हमने किया है। ये बेसिकली हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो एजेंसी है उनके साथ हमने टाई अप किया है टू ट्रेन 800 यूथ्स। 800 बच्चों का हम प्रशिक्षण देंगे। आईसेक्ट के माध्यम से जो ट्रेनिंग ये शुरू कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में हमारे जो प्लेसमेंट कैंप होता है तो अच्छे बच्चे हमको मिले, इसकी हम लोग कामना करते हैं। इसीलिए मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि ये बच्चे जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं वो एक बार प्लेसमेंट कैंप में आएं। ये एक तो अपॉर्चुनिटी है कि इसमें से जो अपना अपना जो स्किल में वो लोग डेवलप होगा ना, उनको वहाँ अपना गांव में रह करके भी, अपना घर में भी रह करके भी वो आराम से 10,000। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।